मेरा गोरा रंग, पतली कमर और चिकनी जांघें सभी को लुभाती थी। पुरुष मेरे सौंदर्य को देखकर कहते, यह लड़की तो किसी रसगुल्ले से कम नहीं है, इसे देखने से ही जन्नत की सैर हो जाती है। मैं सुंदर थी, मुझे अपनी खूबसूरती का घमंड होने लगा था। मैं बुदबुदाए बिना रह ना पाती, मुझ पर तुम सब मरते हो तो मरो, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। मैं तो आग हूँ, मुझे पकड़ने के लिए पानी बनना होगा। मैं सुंदर हूँ पर इतनी भोली नहीं हूँ कि अपनी प्रशंसा सुनते ही तुम्हारी बाहों में समा जाऊंगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि माँ की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। माँ मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरी माँ मुझसे कहीं अधिक खूबसूरत थी, लेकिन देखने में 18-19 की ही लगती थी। वह अपने मुंह से कुछ कहती तो नहीं थी, किंतु उनके मन के भाव से अक्सर ही मुझे लगता कि वह पड़ोस के अंकल को पसंद करती हैं और पापा उनके अनुकूल नहीं हैं। अंकल कहाँ से आते थे और मम्मी से उनका संबंध कब से था, इससे मेरा कोई मतलब नहीं था। इतने में मम्मी चहकती हुई बोली, बेटी तुम आज स्कूल नहीं गई, आज तो छुट्टी है। मैंने यह कहकर मम्मी की ओर देखा। आज उसने गुलाबी साड़ी पहन रखी थी। मम्मी पर गुलाबी कपड़े बहुत ही खिलते थे, उनका रूप उनमें और अधिक चमक उठता था। मम्मी सजती संवरती तभी थी जब अंकल घर पर होते थे या आने वाले होते थे। वैसे तो सजना संवरना मम्मी के जीवन का एक हिस्सा था, लेकिन उस दिन वह विशेष रूप से श्रृंगार करती थी। जब अंकल घर पर होते, मैं अचानक ही बोल पड़ी, अंकल आज आने वाले हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मम्मी पापा के लिए क्यों नहीं सजती संवरती हैं। शायद माँ के सपनों के राजकुमार पापा नहीं हैं, अंकल ही हैं। वैसे यह सच भी है, अंकल पापा से अधिक सुंदर और स्मार्ट हैं। अपने आप को हमेशा ही सुंदर बनाकर रखते हैं, कपड़े ढंग के पहनते हैं और पापा तो बिल्कुल ही ढीले ढाले व्यक्ति हैं। एक ही कपड़े को 2-2 रोज तक पहने रहते हैं। दाढ़ी तभी बनाते हैं जब खुजली होने लगती है या उन्हें कोई टोक देता है। माँ को तो चुस्त और खूबसूरत पुरुष चाहिए। अंकल चुस्त भी है और सुंदर भी हैं। इसी बीच माँ ने मुझे टोक दिया, यह लड़की तो हमेशा ही कुछ न कुछ सोचती ही रहती है। जा अपनी सहेली दामिनी से मिल आ, वह तुम्हें कल याद कर रही थी। मैं सोच में पड़ गई कि माँ मुझ पर आज इतनी मेहरबान क्यों है। अचानक ही मुझे दामिनी के घर क्यों भेजने लगी। आखिरकार माजरा क्या है। एक साथ मेरे मस्तिष्क में न जाने कितने ही सवाल उमड़ने घुमड़ने लगे, लेकिन मुझ में यह पूछने की हिम्मत ही नहीं थी कि तुम मुझे ज़बरदस्ती दामिनी के घर क्यों भेज रही हो। आखिरकार तुम्हारा इसमें क्या स्वार्थ है। खैर, दामिनी से मिलने के लिए तो बेताब मैं भी थी। मैं पैदल ही उसके घर चल दी। दामिनी का घर हमारे घर से पैदल कोई 5-10 मिनट का रास्ता था। मैं दामिनी के घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं बिना आवाज़ दिए ही अंदर चली गई। घर में उसकी माँ के सिवा कोई नहीं था। दामिनी का भाई भी नहीं था। मुझ पर उसकी माँ की नज़र पड़ी तो वह बोली, अंदर आ जा गोरी, काफ़ी दिनों बाद आई है। दामिनी तो अपनी नानी के घर गई है, कल सुबह तक आ जाने की उम्मीद है। खड़ी क्यों है, आप बैठ तो सही। मैं उसकी माँ के साथ बैठकर भला क्या करती। 2-3 मिनट तक खड़ी रही, फिर बोली, आंटी मैं जा रही हूँ, दामिनी आए तो कह देना मैं आई थी। यह कहकर मैं दरवाजे से होते हुए बाहर आ गई। दामिनी हमारी उम्र की थी, लेकिन उसका भाई मुझसे 1 साल छोटा था। वैसे वह देखने में छोटा नहीं लगता था, बहुत शरारती भी था
वह केवल शरारती ही नहीं था, बहुत सुंदर और स्मार्ट भी था। मेरी उम्र यही कोई 16-17 की थी। मैं यही सब सोचती हुई अपने घर आई तो दरवाज़ा धक्का देते हुए खुल गया। मैं बरामदे से होते हुए मम्मी के बेडरूम के सामने आई तो किसी मर्दाने आवाज़ को सुनते ही रुक गई। पापा तो घर पर हैं नहीं, 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं। फिर यह मर्दानी आवाज़ कहाँ से आ रही है और यह आवाज़ किसकी हो सकती है? मैं वहीं खड़ी होकर सोचने लगी कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। यह आवाज़ मम्मी के बेडरूम से आ रही थी। मैंने सोचा शायद पापा घर आ गए हैं, लेकिन वह तो ऑफिस के काम से गए हैं। काम बीच में ही छोड़कर कैसे आ सकते हैं? मैं यह सोचते सोचते दबे पांव मम्मी के बेडरूम की ओर बढ़ गई। दरवाजे के नज़दीक आकर खिड़की की ओर देखा तो खिड़की बंद थी। मैं अंदर झांकना चाहती थी। मैं तो यह देखने के लिए बेचैन थी कि कहीं पापा तो नहीं आ गए हैं। तभी मेरी निगाह दरवाजे के गोल छेद पर पड़ी। मैं एक आंख बंद कर दूसरी आंख से उस छोटे से गोल छेद में झांकने लगी। अंदर का नज़ारा देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें मलकर फिर उस गोल छेद से झांका तो वही दृश्य नजर आया। इस बार अविश्वास करने का कोई सवाल ही नहीं था। अंकल बिल्कुल ही निर्वस्त्र थे और मम्मी चड्डी बनियान में थी। दोनों ही बहुत खुश थे। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले यूँ बैठे थे जैसे एक दूसरे को सम्मोहित कर रहे हों। इतने में मम्मी ने अंकल के पेट में गुदगुदी की। वह हंसने लगे और हंसते हंसते ही उन्होंने मम्मी को अपनी गोद में उठाकर बिठा लिया। मम्मी उनके गले में बाहें डालते हुए बोली, तुम्हारी बाहों का स्पर्श बड़ा ही उत्तेजक है। तुम्हारा पति मर्द थोड़ी ही है, वह तो भोंदू है। न जाने कैसे उसके साथ तुम रहती हो। अंकल यह कहकर हंसने लगे। उसके जैसे पति को उंगलियों पर नचाना मुझे खूब आता है। मम्मी यह कहते कहते काफ़ी खुश हो गई और उसने अंकल के गाल को दांतों से काट लिया। अंकल भी कहीं चूकने वाले नहीं थे। उन्होंने मम्मी को बाहों में समेट लिया। फिर उन्होंने ओठों को जोर से खींच लिया। अब कैसा लग रहा है? कैसा क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें नहीं पता, स्त्रियां दर्द से मिठास चूसती हैं। मम्मी के शब्द यह कहते कहते लड़खड़ा गए। उनकी आंखें बंद हो गई। दोनों एक दूसरे के ओंठ ऐसे चूस रहे थे जैसे लॉलीपॉप या आइसक्रीम चाट रहे हों। तभी अंकल ने मम्मी को एक हल्की सी थपकी लगाई। सेक्स का इतना उत्तेजक दृश्य मैंने पहली बार ही देखा था। मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा। मेरे कपड़े पसीने से भीग गए। मुझे इस खेल को देखने में आनंद भी आ रहा था और घृणा भी हो रही थी। घृणा इसलिए हो रही थी क्योंकि यह खेल मेरी मम्मी किसी दूसरे मर्द के साथ खेल रही थी। पापा के साथ वह खेल में शामिल होती तो शायद मुझे घृणा ना होती या मैं इतनी देर तक यहाँ ना खड़ी होती। इतने में ही मैंने देखा दोनों एक दूसरे से थक हार कर ऐसे दूर दूर बैठे हाँफ रहे हैं मानो 2 शिकारी कुत्ते बराबर की कुश्ती लड़ते लड़ते थक गए हों और पुनः लड़ने की कोशिश कर रहे हों। तभी मम्मी ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, आओ यहाँ मेरे पास। तो ओठ ऐसे चूस रहे थे जैसे कोई आइसक्रीम चूसता हो। क्या तुम इस मामले में पीछे थी? अंकल यह कहकर जाने के लिए उठ खड़े हुए। मम्मी ने उनका हाथ झुकाकर पकड़ लिया। क्यों दिल भर गया? अब बस भी करो, गौरी कहीं आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। अंकल की आवाज़ में थकान थी, लेकिन मम्मी के चेहरे पर थकान की सिकन तक भी नहीं थी। अंकल को खींचकर पलंग पर बिठा दिया। गौरी अपनी सहेली के घर गई है
वह अभी नहीं आने वाली। अंकल ने मम्मी को बाहों में खींच लिया। लगता है अब कल वाले आसन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। करो ना, मना किसने किया है। मम्मी यह कहते कहते हंसने लगी। अंकल ने उनको पलंग पर पटक दिया। मम्मी का पूरा शरीर पलंग पर मचल रहा था। अंकल ने हाथ पकड़कर टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। संगीत की धुन बड़ी ही उत्तेजक और दिलकश थी। तभी अचानक ही मुझे छींक आ गई। सारा गुड़ गोबर हो गया। मैं हड़बड़ा कर अपने कमरे की ओर भागती चली गई और पलंग पर लेट गई। मुझे अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रही थी। इस नासपीटी छींक को क्या अभी ही आना था। सारा खेल बिगाड़ दिया। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं फटाफट पलंग से उठकर कपड़े बदलने लगी ताकि मम्मी यह समझे कि मैं दामिनी के घर से अभी अभी आई हूँ। इसी बीच मम्मी मेरे कमरे में आई। मैंने देखा वह काफ़ी भयभीत थी। वह मेरे करीब आकर बोली, कब आई? अभी आई हूँ। दामिनी घर पर ही थी? हाँ, घर पर ही थी। मैं इतना कहकर बाथरूम में आ गई। मुझे डर था कि कहीं मैं माँ बेटी के रिश्ते की गरिमा को भूलकर कोई बात ना बोल दूँ। मैं माँ से कोई सवाल करना नहीं चाहती थी, क्योंकि माँ की यह अपनी ज़िंदगी थी। न जाने किस मजबूरी में वह यह सब कर रही थी। कोई कारण जाने बिना माँ को कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। पर पापा से इतनी बड़ी बेवफाई क्यों कर रही थी? यह बात मुझे भीतर ही भीतर कचोट रही थी। मैं शुरू से ही उस विचारधारा की थी, जो भी काम करो खुलेआम करो, किसी से धोखाधड़ी ना करो। कोई भी काम बुरा नहीं होता, वह तब बुरा हो जाता है जब वह सबकी नज़रों से बचकर किया जाता है। मम्मी को पापा पसंद नहीं हैं या वे उनको खुश नहीं कर पाते हैं, तो वह अंकल के साथ उन्हें तलाक देकर रह सकती हैं। ऐसे छुप छुप कर वह जो कर रही हैं, उससे तो परिवार में गंदगी ही फैल रही है। मैं बाथरूम से कोई 20 मिनट के बाद आई तो मम्मी अपने बेडरूम में थी। अंकल जा चुके थे। मैं उनके सामने जानबूझकर नहीं गई थी कि कहीं वह शर्मा ना जाए या मम्मी को मुझ पर शक न हो जाए। मैं अपने कमरे में आकर अभी बैठी ही थी कि मम्मी हंसती हुई आकर बोली, गौरी तुम्हारे अंकल आए थे, तुम उनसे मिल भी ना सकी। मैंने बेकार ही तुमको दामिनी के घर भेज दिया। आओ मेरे साथ कमरे में। यह कहते कहते मम्मी ने मेरी बाँह पकड़ ली और मुझे खींचते हुए अपने कमरे में ले आई। मैंने देखा पलंग पर ढेरों सामान बिखरे पड़े थे। उनमें ज़्यादा मेरे लिए ही थे। मैं सब कुछ भूल भाल कर पलंग पर उछल कर चढ़ गई और अपने दोनों हाथों से कपड़े फैला फैला कर अपने नाप के कपड़े देखने लगी। गुलाबी मिनी टॉप, जीन्स की टाइट पैंट और लो कट टी शर्ट, आसमानी गाउन और भी ना जाने कितनी ही पोशाकें अंकल मेरे लिए लाए थे। तभी मम्मी मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हें कपड़े पसंद आए? देखा तुम्हारे अंकल कितने अच्छे हैं, तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं। ओह मम्मी, अंकल कितने स्वीट हैं। मैं यह कहती हुई मम्मी के गले से लग गई। मम्मी का चेहरा खिल उठा और मैं उन्हीं ख्यालों में खो गई। लेकिन अंकल यह सब क्यों कर रहे थे? मम्मी को पापा से हथियाने के लिए? क्या मुझे इन कपड़ों को स्वीकार करना चाहिए? मम्मी शायद इन कपड़ों का लालच दिखाकर मुझे अपने पक्ष में करना चाहती हैं। वह मुझे अपनी तरफ मिलाकर रखना चाहती हैं। अंकल यह अच्छी तरह जानते हैं कि माँ को हासिल करना है तो बेटी को भी खुश रखना होगा।
माँ बिना बेटी के हाथ नहीं आने वाली। कुछ भी हो, मम्मी जब अंकल के साथ खुश हैं तो मुझे क्या हो सकता है। पापा मम्मी को यौन संतुष्टि नहीं दे पाते हैं। अंकल यौन कला में माहिर हैं, उन्हें यौन जीवन को जीना आता है। माँ को नाखुश करने का या दोषी ठहराने का मेरा कोई हक नहीं बनता है। मैं यह सोचते सोचते खिलखिला कर हंस पड़ी। मम्मी, मैं मान गई, अंकल को कपड़ों की खरीदारी करने में वह औरतों से भी 2 कदम आगे हैं। और एक तुम्हारे पापा हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता। ना जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मैं उनके खूंटे से बांध दी गई। मम्मी यह कहते कहते काफ़ी भावुक हो गई। मैंने देखा उनकी आंखें भीग गई थी। मैं बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ, तुम क्यों अपना मन दुखी करती हो। पापा को जैसे जीना है वैसे उन्हें जीने दो, और तुम्हें जैसे जीना है वैसे जियो। मेरे यह कहते कहते उसने मुझे गले से लगा लिया। मैं सोच रही थी, पापा बाहर जाकर क्या करते हैं, या किसी ने भी तो नहीं देखा है। हो सकता है उनका भी किसी से संबंध हो। मम्मी के संबंध के बारे में मुझे इसीलिए पता है क्योंकि मम्मी के साथ मैं रहती हूँ। हो सकता है पापा मम्मी से भी 2 कदम आगे हों। मैं केवल मम्मी को ही बुरा क्यों मानूं, पापा भी तो बुरे हो सकते हैं। मैं यह सोचते सोचते ही अपने कमरे में आ गई। दूसरे दिन पापा घर आ गए। उनके आते ही मम्मी ने मायके जाने का मन बना लिया। वह मुझे भी अपने साथ ले जाएंगी, यह सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन वह मुझे अपने साथ नहीं ले गई। मम्मी पापा से यह बोलकर अकेली ही चली गई कि मैं मायके जा रही हूँ। माँ की तबीयत खराब है, मैं 2 दिन के बाद खुद ही आ जाऊँगी। पापा यह सुनकर बहुत ही खुश हुए। उनका रिश्ता भी अजीब था। मम्मी घर पर होती तो पापा बाहर होते, और पापा घर पर होते तो मम्मी बाहर होती। मुझ पर क्या बीत रही है इससे उन दोनों को कोई मतलब नहीं था। वैसे मैं भी इसकी आदी हो गई थी। आदी क्या हो गई थी, अपने आप को समझा लिया था। हाँ, इतना तो ज़रूर था कि मेरी नज़रों में पापा की छवि मम्मी की छवि से कुछ अच्छी थी। अच्छी क्या, पापा के बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं थी। पति पत्नी के बीच की बढ़ती दूरियां बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होती हैं, इसका एहसास मुझे अब हो रहा था। मैं एकदम ही अकेली पड़ गई थी। आज मैं दोपहर से ही स्कूल में घर लौट आई। दरवाज़ा खुला हुआ था। हाथ में फाइल लिए मैं बरामदे में आई तो जनानी आवाज़ सुनकर चौंक गई। अगले पल ही मैं इस सोच में पड़ गई, मम्मी आज मायके सुबह ही चली गई। यह पापा के बेडरूम में कौन औरत है। मैं यह सोचती हुई बेडरूम की ओर बढ़ गई। खिड़की का दरवाज़ा बंद था। दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी। मम्मी पापा का बेडरूम एक ही था। मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि अंदर का नज़ारा कैसे देखूं। दरवाजे के उस छोटे से छेद से होकर एक आंख बंद करके दूसरी आंख से मैं अंदर झांकने लगी। पापा एकदम निर्वस थे, और वह महिला जिसे मैं कुछ कुछ पहचानती थी नाइटी गाउन में थी। वह पापा के साथ 1-2 बार घर पर आ चुकी थी। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो उसका नाम भी याद हो गया। उसका नाम गुंजन था। गुंजन यही 24 साल की थी। खूबसूरत महिला थी। वह मम्मी से अधिक सुंदर भी नहीं थी तो कुरूप भी नहीं थी। मैं हैरान थी, जिस पापा को मम्मी पसंद नहीं आती हैं, उस पापा को एक उससे कम उम्र वाली युवती पसंद करती है। इतने में ही गुंजन ने नाइटी गाउन उतारकर एक तरफ रख दिया। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैं यह सब देखकर हैरान रह गई। कमाल है, बातचीत से इतनी सभ्य और दिखने वाली गुंजन
कितनी चालू है। मेरी माँ भी तो गुंजन की तरह ही सीधी और साधी लगती हैं, लेकिन इस मामले में कितनी शातिर हैं। ये मैं एक शातिर और बदचलन स्त्री पुरुष की संतान हूँ। मेरा भविष्य कैसा होगा। गुंजन ने पापा की दाईं जांघ पर चिकोटी काट दी, लेकिन वह जरा सा भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उसे प्यार से अपनी गोद में बैठा लिया। मुझे आज भी याद था, एक बार मैंने पापा को गुदगुदी कर दी थी तो उन्होंने मेरे गाल पर एक थप्पड़ धर दिया था। मुझे बदतमीजी पसंद नहीं, मैं गाल सहलाती ही रह गई थी। और आज पापा गुंजन की बदतमीजियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। मैं अगले पल ही बुदबुदा पड़ी। क्या व्यक्ति ऐसे नाजुक क्षणों में इतना संवेदन शून्य पड़ जाता है कि दांतों और नाखूनों के वार का महसूस ही नहीं कर पाता है। यहीं से मेरे मन में किसी कोने में सेक्स को भोगने की इच्छा ने करवट लेनी शुरू कर दी। इसी बीच पापा ने गुंजन को घूरते हुए कहा, तुम सचमुच ही मुझे बहुत ही आनंद देती हो। मेरी पत्नी तो मुझे पसंद ही नहीं करती है। वह कहती है कि तुम तीन तीन दिन तक दाढ़ी ही नहीं बनाते हो। तुमसे बात कौन करेगा। तुम्हारी दाढ़ी कांटों की तरह मेरे गालों पर चुभती है। गुंजन, दाढ़ी तो मेरी आज भी बड़ी हुई है। क्या तुम भी मेरी दाढ़ी से परहेज करती हो। पापा के यह कहते ही गुंजन हंसने लगी। डार्लिंग, तुम्हारी पत्नी औरत है या कोई मोम की गुड़िया। भला पुरुष की दाढ़ी की चुभन भी कहीं स्त्री को पीड़ा पहुंचाती है। स्त्री को पीड़ा तो तब पहुंचती है जब पुरुष बीच में ही साथ छोड़ जाता है। क्या तुम्हें नहीं पता, सेक्स में नोच खरोच का कितना महत्व है। दाढ़ी नोच खरोच कर ही तो काम करती है। सच तो यह है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दाढ़ी से ही पसंद करती हूँ। यह कहते कहते गुंजन ने पापा को बाहों में समेट लिया और अपने चिकने और मुलायम गाल उनके दाढ़ी गाल पर रखकर रगड़ने लगी। यह मेरे लिए एक नया ही अनुभव था। मैं आश्चर्यचकित होकर सोच रही थी, यह तो कोई भी किसी से प्यार नहीं कर रहा है। यह गुंजन पापा को इसीलिए पसंद करती है क्योंकि उसे पुरुष की दाढ़ी की चुभन अच्छी लगती है, और मम्मी अंकल पर इसलिए फिदा हैं क्योंकि वह प्यार करने में निपुण हैं और साथ ही चिकने बालों वाले हैं। ये दोनों स्त्रियां ही हैं, लेकिन इनकी पसंद अलग अलग है। शायद यही वजह है कि स्त्री पुरुष अपने जीवन साथी को छोड़कर कहीं बहक जाते हैं। बहक क्या जाते हैं, अपने मनपसंद किसी साथी की तलाश कर लेते हैं। मैं भी तो एक स्त्री ही हूँ। क्या मेरी पसंद अपने विचारों के अनुकूल पुरुष की नहीं है। क्या अपनी पसंद की चीज़ को ढूंढना या पाना गलत है। नहीं, पापा मम्मी अंकल गुंजन आदि सब बहके या भटके नहीं हैं। इन्होंने तो अपनी अपनी पसंद को हासिल किया है। मैंने देखा पापा गुंजन की देह पर झुकते जा रही है और उनके ओठ गुंजन के ओठों को चूमने के लिए मचल रहे हैं। मैंने अगले पल ही अपनी दोनों हथेलियों से आंखें ढक ली और मन ही मन सोचने भी लगी, यह कैसी आग है। पुरुष की बाहों का पहला पहला स्पर्श कैसा होता है। एक स्त्री पुरुष की बाहों के स्पर्श मात्र से ही कितनी रोमांचित हो उठती होगी। मैं यह जानने की कोशिश करते करते पसीने से बोर हो गई। मैंने देखा मेरे हाथ के पसीने से फाइल भीग गई है और मेरे स्तनों से पसीने ने मेरे बनियान को भिगो दिया है। मेरे हाथ मेरी जांघों पर चले गए। मेरी चड्डी भी पसीने से भीग गई थी। मुझे लगा मेरे भीतर भी कुछ कुछ हो रहा है। मैं वहाँ से सीधे अपने कमरे में चली गई। मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया था। मैं मन में सोचने लगी, ना तो मम्मी दोषी हैं और ना ही पापा। चरित्रहीन कोई नहीं है। लाचारी ने ही दूसरे से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया है। मैं मम्मी को भी जानती हूँ और पापा को भी जानती हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है, मम्मी पहले ऐसे नहीं थी। देह बेचना उनका धंधा नहीं है। अंकल से वह पैसे नहीं ऐंठती हैं। उसे तो यौन का आनंद का सुख चाहिए जो पापा नहीं दे सकते, क्योंकि पापा तो गुंजन पर मुग्ध हैं।
मम्मी जवान है, उसे इंद्रियां सुख चाहिए ही चाहिए। किसी को क्या चरित्रहीन कहना जितना आसान है, उसको समझना उतना ही कठिन है। एक पुरुष की बाहों से दूसरे पुरुष की बाहों में शुरू में दूसरे पुरुष तक पहुंचने में तकलीफ नहीं होती होगी, कितना अपमानित होना पड़ता होगा। मम्मी पापा को नज़रअंदाज शुरू से ही कर रही थी। आखिरकार कब तक अपने प्रति उसकी उदासीनता को ओढ़े रहती। कभी ना कभी तो किसी ना किसी से तो उन्हें जुड़ना ही था। मैं गुंजन की शुक्रगुजार हूँ कि उसने पापा को समझा, और मैं अंकल की भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मम्मी की पीड़ा को और बढ़ने नहीं दिया है। अगर पापा के जीवन में गुंजन नहीं आई होती और मम्मी के जीवन में अंकल नहीं आए होते, तो क्या ये दोनों दिमागी रूप से पागल नहीं हो गए होते। इन अवैध संबंधों से ही तो उन्हें यौन रोगी होने से बचाया है। इतने में ही मेरे विचारों की श्रृंखला टूट गई। पापा दरवाजे पे खड़े थे और गुंजन उनके पीछे खड़ी थी। मेरे बोलने से पहले ही दोनों मेरे नज़दीक आकर बैठ गए। मैंने देखा दोनों के ही चेहरों पर गजब की ताजगी और आत्मसंतुष्टि थी। मेरे मन में पापा के प्रति कोई मेल भाव नहीं था। मैं गुंजन को भी एक बच्चलन औरत नहीं मानती थी। मम्मी के लिए भी मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं था। परिस्थिति ही ऐसी बन गई है। ऐसा कभी मेरे साथ भी हो सकता था। किसी दूसरे के साथ भी मेरी तरह विचारधारा शुरू में इन लोगों की ही होगी। जब परिस्थितियां उनके प्रतिकूल होती गईं तो इनके विचारों में भी बदलाव आता चला गया। मेरे भीतर एक गजब का आत्ममंथन चल रहा था कि पापा ने मुझे टोक दिया। गोरी बेटी, क्या सोच रही हो? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है पापा। मैंने यह कहते हुए पापा की ओर देखा तो वह मुझसे आंखें मिला ना सके। मैं बोली, पापा मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मम्मी के लिए या दुनिया के लिए जैसे भी हो, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ मेरे पापा ही हो। और मम्मी भी तुम्हारे लिए कैसी भी क्यों ना हो, पर मेरे लिए तो मेरी मम्मी है। मैं जानता हूँ बेटी। यह कहते कहते पापा ने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने महसूस किया पापा कुछ यह जान गए थे कि मुझे मालूम हो गया है गुंजन से उनके क्या संबंध हैं। इतने में ही गुंजन ने अपने पर्स से टॉफियों के 2-3 पैकेट मेरे आगे रख दिए। तुम्हें ये टॉफियाँ पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। गुंजन यह कहकर हंसने लगी। मैं सोच रही थी अब मैं इस प्यार और लगाव को क्या कहूँ। कैसे यह कह दूँ कि गुंजन बच्चलन है या अंकल चरित्रहीन है। मुझे एक साथ कितने सारे लोग प्यार करने वाले मिले हैं। मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं। बुरे तो तब होते जब वे एक दूसरे को ब्लैकमेल करते या ठगते लूटते। वे तो ज़िंदगी को जी रहे हैं, मम्मी पापा के साथ रह भी रही हैं और अपने तरीके से जी भी रही हैं। पापा भी मम्मी के साथ रह रहे हैं और अपना जीवन भी जी रहे हैं। घाटे में कोई है तो वह मैं हूँ। मुझे मम्मी पापा की दोहरी जिंदगी के साथ आए दिन समझौता करना पड़ता है। मुझे डर है कहीं मैं भी दोहरी जिंदगी जीने की आदी ना बन जाऊँ। इतने सारे लोगों का प्यार किसी दिन मेरे लिए जहर भी बन सकता है। मैं अभी और सोचती, इतने में पापा बोल पड़े, बेटी तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं गुंजन को बस स्टैंड तक छोड़कर आता हूँ। यस पापा। मैं यह कहकर एक किताब को खींचकर पलटने लगी। दूसरे दिन मैं स्कूल गई तो दामिनी गेट पर ही मिल गई। वह एक लड़के से हंस हंसकर बातें कर रही थी। मैं जिस किसी स्त्री पुरुष या लड़का लड़की को हंसते बोलते देखती तो मैं उनके संबंधों के बारे में सोचने लगती। मेरा सोचने का नज़रिया ही बदल गया था। हालांकि पहले मैं ऐसी नहीं थी। तभी मैंने देखा वह लड़का बातें करते करते दामिनी का हाथ थाम लेता है। मैं उन्हें नज़दीक आते ही चहक पड़ी। हेलो दामिनी, कैसी हो? दामिनी मेरे गाल पर एक प्यार भरी चपात लगाते हुए बोली, जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तब ही तू मेरे घर आती है। ये कौन है? मेरा दोस्त है, दामिनी ने इशारा करते हुए कहा। तो मैं हंसने लगी। हाँ अमित तेरा बेस्ट फ्रेंड है। यह मुझे मालूम नहीं था। मैं यह कहते कहते चुप हो गई।
अमित मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखों में शरारत थी। तभी वह आंख नचाते हुए बोला, दामिनी, तुम्हारी यह सहेली तो बड़ी ही सुंदर और स्मार्ट है। शाम के 4 बजे मैं दामिनी को ढूंढने लगी। वह 3 बजे से ही क्लास से गायब थी। अमित भी कहीं दिख नहीं रहा था। मैंने दामिनी की सहेली से पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह स्कूल के पीछे वाले बाग में गई होगी। मैं यह सुनकर हैरान रह गई। 4:30 बजने वाले हैं, वह इस समय उधर क्या करने गई है? उधर का इलाका तो जंगलों का है, वह होश में तो है। यही कहते हुए मैं भी स्कूल के पीछे वाले बाग की ओर चल पड़ी। हालांकि उधर जाना एक लड़की के लिए खतरे से खाली नहीं था। अभी पिछले महीने ही तो एक स्कूल की लड़की की लाश बाग में मिली थी। कुछ दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी थी। मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था। फिर भी मैं दबे पांव झाड़ियों के बीच से होते हुए बाग में पहुंच गई। तभी मैंने एक घने पेड़ की ओर दामिनी और अमित को देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए। दामिनी यह अमित के साथ क्या करने आई है? मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो मैं एक दूसरे पेड़ की ओर बढ़ गई। मैं उस पेड़ की तरफ आकर खड़ी हुई तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने देखा दामिनी ने अपनी पैंट एक तरफ खोलकर रख दी है और अमित ने भी अपनी पैंट उतार दी थी। वे एक दूसरे की बाहों में ऐसे समाये हुए थे जैसे बहुत दिनों के बाद मिले हों या ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपके हुए हों। फिर तभी मैंने जो दृश्य देखा उसमें मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं चुपचाप पेड़ के सहारे खड़ी उनकी यौन कीड़ा देखती रही। जब वे झाड़ी की ओर बढ़े तो मैं भी पेड़ों की आड़ से होते हुए झाड़ी की ओर बढ़ गई। वे तेज तेज कदमों से चल रहे थे, आगे पीछे कुछ भी नहीं देख रहे थे। जब वे झाड़ी की ओर पार कर स्कूल के ग्राउंड की ओर बढ़े तो दामिनी की आवाज़ सुनाई दी, अमित तुम पहले जाओ, हम दोनों साथ साथ जाएंगे तो कोई शक कर सकता है। दामिनी यह कहकर इधर ही खड़ी हो गई। अमित चला गया। अमित के जाते ही मैं तेज कदमों से आगे बढ़ गई। मैं दामिनी को पकड़ लेना चाहती थी और उससे यह पूछना चाहती थी कि दामिनी तू किस मजबूरी में अमित के साथ यह खेल खेल रही है। आखिर मैंने दामिनी को पकड़ ही लिया। वह मेरे तेज तेज कदमों की आवाज़ सुनकर ऐसे चौंक कर मुड़ी। दामिनी मुझे वहाँ देखकर हैरान ही रह गई थी, बल्कि काफ़ी डरी हुई थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू तो मेरी सहेली है, कोई अपनी सहेली को देखकर ऐसे डरता है। मैं तो इधर तुझको ढूंढती हुई चली आई थी। अब बता तू इधर क्या करने आई थी? दामिनी एक काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी। वह इतना तो जान ही गई थी कि मैंने सब कुछ देख लिया है। वह कोई बहाना न करते हुए बोली, मैं क्या करूं गोरी? जैसे कोई युवक हस्तमैथुन का आदी हो जाता है वैसे ही मैं भी मर्दानी बाहों के स्पर्श की आदी हो गई हूँ। मैं चौंक गई। तो यह क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ। शाम को मैं अमित के साथ स्कूल के गेट से बाहर हुई तो वह बोला, चलो आज स्कूल के पीछे वाले बाग में चलते हैं। मैं तैयार हो गई। हम बाग में पहुँचे तो अमित ने अचानक ही मजाक मजाक में मेरी छाती पर हाथ फेर दिया। मेरे रोम रोम खड़े हो गए। अमित ने फिर दोबारा मेरे पास आकर मेरे कंधे को सहला दिया। पुरुष की बाहों का पहला पहला स्पर्श एक स्त्री के लिए कितना अलौकिक, कितना आनंदमय और कितना सुखमय होता है, इसकी अनुभूति मुझे उस दिन हुई। मैं भी अमित के शरीर पर हाथ फेरने लगी। स्त्री बाहों के स्पर्श से वह भी पहली पहली बार ही परिचित हुआ था। हम एक दूसरे को स्पर्श करते करते उतने उत्तेजित हो उठे कि हम कब निर्वस्त हो गए होश ही न रहा। हम एक दूसरे की बाहों में समाहित होने के लिए इस कदर उतावले हो उठे। फिर क्षण भर में ही वह सब कुछ हो गया जिसके लिए हम एक दूसरे को सहला रहे थे, आंखों में आंखें डाले देख रहे थे और बाहों में आने के लिए बेचैन हो रहे थे। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ, लेकिन मैं अगले दिन खुद ही अमित के पास पहुंच गई। वह भी मेरा ही इंतज़ार कर रहा था।
मैं अमित के साथ बाग की ओर बढ़ गई। मर्दानी बाहों के स्पर्श का ही जादू है जो चाहकर भी मैं या अमित स्वयं को रोक नहीं पाते हैं। हमें इसका चस्का लग गया था। गौरी, हमारे इन संबंधों का चक्र तुम किसी से भी ना कहना। समझ लो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं है। मैं धीरे से मुस्कुराई, फिर उसकी बाह पकड़कर ग्राउंड की ओर बढ़ गई। जब हम ग्राउंड के बीचों बीच पहुँचे, मैं बोली, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूँगी। मैं तेरी सहेली हूँ, तू तो अभी बहुत ही छोटी है। दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों वाले होकर भी ऐसी हरकतें करते हैं। जब उन्हें कोई कुछ नहीं कहता तो तुझे कैसे कुछ कह सकता है। मैं यह कहकर घर की ओर जाने लगी तो दामिनी बोली, मेरी दीदी की परसों शादी है, तुम्हें ज़रूर आना है। मैं मुड़कर बोली, अरे वाह, किया तो बड़ी ही खुशी की बात है। इतनी अच्छी खबर तू अब तक छिपाए बैठी थी। मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन दामिनी, तुझे या अमित को इसकी प्रेरणा किससे मिली? मैं जानने के लिए उतावली हो उठी। अपने अपने माता पिता से, दामिनी यह कहकर सड़क की ओर बढ़ गई। मैं हैरान परेशान शाम को 6 बजे लौटी तो मम्मी आ गई थी और पापा फिर टूर पर चले गए थे। मैं मम्मी से मिलकर अपने कमरे में आ गई। मम्मी कहीं जाने की तैयारी में थी। उसने मेरे कमरे में आकर बोली, फ्रिज में खाना रखा हुआ है, जब भूख लगे तो निकाल कर खा लेना, और हाँ, मेरा इंतज़ार ना करना। यह कहकर मम्मी चली गई। मैंने उनसे यह भी नहीं पूछा कि वह पूरी रात अकेली कहाँ रहेंगी, क्योंकि मुझे पता था कि वह पूरी रात अंकल के यहाँ रहेंगी। वह अंकल से अपने संबंधों को मुझ पर जाहिर नहीं होने देना चाहती थी, जबकि मुझे सब कुछ पता था। मैं मम्मी के जाते ही विचारों में खो गई। बाहों का स्पर्श क्या इतना आनंदमय होता है कि उसके बिना दामिनी जी नहीं सकती है। मम्मी मुझे अकेली छोड़कर अंकल की बाहों के स्पर्श का मज़ा लूटने चली गई। क्या आइसक्रीम और बर्फ़ी से ज़्यादा स्वाद साथ साथ सोने में होता है, मैं नहीं जानती। यह सब झूठ है। जीवन के सारे सुखों से भी बढ़कर जिस्मानी सुख भला कैसे हो सकता है। मैं यह सोचते सोचते झपकी लेने लगी तो मुझे अचानक ही याद आया कि मुझे तो अभी खाना भी खाना है। मैंने उठकर फ्रिज खोला, खाना निकाला। भूख तो नहीं थी। एक आध रोटी खाने के बाद थाली एक तरफ सरका कर बिना हाथ धोए ही बिस्तर पर लेट गई। सुबह आँख खुली तो अखबार पर नज़र जा टिकी। खिड़की से ना जाने कौन अखबार फेंक गया था। अखबार पढ़ने लगी। जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी वाले कॉलोनियाँ थी, वहाँ वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया था। हमारा घर जिस कॉलोनी में था, वहाँ मुसलमानों की संख्या काफ़ी थी। मैंने खिड़कियों से झांक कर देखा, गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। पुलिस गश्त लगा रही थी। मेरा सुबह का सारा प्रोग्राम फेल हो गया। मुझे दामिनी के घर जाना था, इसीलिए नहा धोकर किचन में कल की ब्रेड पड़ी हुई थी, उसे सेक कर नाश्ता किया और बेडरूम में आकर टीवी देखने लगी। मैं घूमने फिरने वाली लड़की कमरे में बंद होकर रह गई थी। मम्मी तो अब आने वाली भी नहीं थी। पापा का भी इंतज़ार करना बेकार था। हमारी कॉलोनी में कुछ ज़्यादा ही कर्फ्यू का असर था। वही खाकर सो गई। रात के 12 बज रहे थे। मैं दरवाज़ा बंद कर कर सो रही थी। अचानक ही किसी ने दरवाज़ा थपथपाया तो मेरी आंखें खुल गई। इस समय भला कौन हो सकता है? मम्मी पापा में से तो कोई होगा नहीं। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं उठी। तभी फिर दरवाजे पर थपथपाहट की आवाज़ हुई। मैं चौकन्ने होकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई। वो दरवाजे के पास आकर बोली, कौन है? इतनी रात को परेशान कर रहा है? उधर से धीमी आवाज़ आई, देखिए मैं एक हिंदू हूँ। यह इलाका मुस्लिम का है। मेरी जान को खतरा है। बाहर पुलिस गश्त लगा रही है। मैं सुबह से यहाँ फंसा हुआ हूँ। आप दरवाज़ा खोलकर मुझे पनाह नहीं देंगी तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। मैंने कहा, पुलिस से सहायता मांगे, मैं घर में अकेली हूँ। दरवाज़ा किसी भी कीमत पे मैं नहीं खोल सकती।
तुमसे मेरी जान को खतरा भी तो हो सकता है। मैंने दबी आवाज़ में ही कहा, मुझ पर विश्वास कीजिए, पुलिस 2 व्यक्तियों पर गोली चला चुकी है। बाहर किसी को भी देखते ही गोली मार देने का आदेश है, क्योंकि आसपास में कोई नहीं है। पुलिस भी इधर आती है, अगर पुलिस इधर आ गई तो शायद ही मैं बच पाऊंगा। मुझे उस पर दया आ गई, वह सचमुच ही मुसीबतों से घिर गया था। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। वह यही कोई 20-21 का स्मार्ट युवक था। भय और दहशत के मारे वह थर-थर काँप रहा था। उसके चेहरे से बेचारगी टपक रही थी। वह कांपते पाँव से अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। एक गिलास पानी पिला दीजिए, सुबह से ही प्यास लगी है। मैंने लाइट जलाई और जाकर एक गिलास पानी ले आई। वह एक सांस में गिलास का सारा पानी पी गया। फिर बोला, एक गिलास और। अब समझ में आया जान कितनी प्यारी होती है। आप तो अंदर बैठी हैं ना, बाहर भेड़ बकरी की तरह लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। मैं ना जाने कैसे बच गया। वह 3 गिलास पानी पी गया, तब कहीं जाकर कुछ हुआ। मैं पलंग पर बैठी हुई बोली, आप इधर कैसे फंस गए? अरे कुछ पूछिए मत, मैं इधर मम्मी की साड़ी एक दुकान पर लौटाने आया था। दुकान से साड़ी लौटाकर जब बाहर निकला तो सारा दृश्य ही बदल गया था। चारों तरफ आपस में लोग मर कट रहे थे। मैंने पास खड़े एक आदमी से पूछा तो उसने ही बताया कि यहाँ से जल्दी निकल लो, इस इलाके की एक मस्जिद को कुछ लोगों ने गिरा दिया है। यह इलाका मुस्लिमों का है। मैं दूसरे रास्ते से किसी तरह भागता हुआ इधर चला आया। इधर तो और भी ज़्यादा मारकाट मची हुई थी। तभी पुलिस आ गई, लोग अपने अपने घरों में रह गए। मैं आपके मकान की दीवार फांदकर एक कोने में जाकर छुप गया। ईश्वर भला करे आपने मुझे अपने यहाँ शरण दे दी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप सोफे पर इत्मीनान से लेट जाइए। मेरे यह कहते ही वह युवक बोला, आप कहाँ सोएंगी? मुझे तो अंडरवियर और बनियानी में सोने की आदत है। कोई बात नहीं, मैं बत्ती बुझा देती हूँ। कोई दूसरा कमरा नहीं है, मैं वहीं सो जाता हूँ। आपके कमरे में मुझे सोना अच्छा नहीं लगता। यह शर्माते हुए बोला, कमरा तो है लेकिन उसमें ताला लगा हुआ है। मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। यह कहते कहते मैंने बत्ती बुझा दी। युवक काफ़ी प्रभावशाली था। चौड़ी छाती, बुझाए आंखों में गजब का यौन आमंत्रण था। सौंदर्य से वह पूरी तरह लदा हुआ था। मैं उसके बारे में ही सोचती हुई सो गई। रात को 12 बजे बाहर घूम रही पुलिस के जूतों की आवाज़ सुनकर मेरी आंख अचानक ही खुल गई। मेरा अंग अंग भय के मारे कांप उठा। मैंने बल्ब जला दिया। युवक भी जाग गया था। मैं पलंग से उठने लगी तो उसने कहा, आप दरवाज़ा खोलने जा रही हैं, दरवाज़ा भूलकर भी मत खोलिएगा। मैंने बल्ब बुझा दिया और सोने की कोशिश करने लगी। तभी याद आया, मुझे तो पानी पीने जाना है। मैं यह सोचते ही पलंग से उठ खड़ी हुई। ऐसे हालातों में दिमाग कहाँ काम करता है। मैं उठते समय बत्ती जलाना भूल गई। अंधेरे में जैसे ही 2-3 कदम बढ़ी, सोफे से पाँव टकरा गया और मैं धड़ाम से युवक के ऊपर जा गिरी। मैं चाहकर भी उठ ना सकी। युवक हड़बड़ा कर उठ बैठा और घबराई हुई आवाज़ में बोला, यह क्या कर रही हैं आप बत्ती जला ली होती, शायद आपको चोट लग गई। हाँ, मुझे ज़रा सहारा दीजिए। मैं पानी पीने जा रही थी तो सोफे से पाँव टकरा गया और आप पर गिर पड़ी। मेरे यह कहते ही उसने मुझे अपनी बाहों में उठाकर पलंग पर लेटा दिया। फिर उसने बत्ती जला दी, मेरे पास ही बैठ गया। अब मैं उसे ही देख रही थी। उसकी मर्दानी बाहों का पहला पहला स्पर्श सचमुच ही मुझे आत्मविभोर कर गया। मैं कैसे उस आनंदमय स्पर्श का वर्णन करूं? शब्द ही नहीं मिल रहे थे। दामिनी की बात अब मेरी समझ में आ गई थी। मेरे जिन जिन अंगों को युवक ने छुआ था, उन अंगों पर बार बार मैं अपनी उंगलियां लेकर जाकर फिर रही थी। मुझे इससे आत्मसंतुष्टि मिल रही थी। तभी युवक ने कहा, चोट कहीं जोर से तो नहीं लगी? मैं देख रही थी वह भी मेरे चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं उसके नज़दीक आती हुई बोली, जब सोफे से पाँव टकराया है तो चोट तो लगेगी ही। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे कारण चोट लग गई।
क्या आप अकेली ही रहती हैं? आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं रहते हैं? मैं समझ गई जो पुरुष कुछ देर पहले विश्वास करने की बात कर रहा था वह कितना झूठा है। उसकी निगाह अब सिर्फ मेरी देह पर ही थी। पुरुष इस मामले में कभी विश्वसनीय हो ही नहीं सकता। झूठी तो मैं भी थी, अकेली होने का रोना रो रही थी और अब उसकी मर्दानी बाहों के स्पर्श के लिए हम दोनों ही एक इंसान थे। और इंसान कभी एक सा नहीं रहता, वह पल भर में बदल सकता है। पानी की तरह जैसा माहौल देखता है वैसा ही स्वयं को बना लेता है। मैं ज़्यादा देर तक अपने आप पर काबू न रख सकी और बड़ी ही बेशर्मी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह आश्चर्य से कुछ पल तक मुझे देखता रहा, फिर अपना दायां हाथ मेरी कमर पर रखकर मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में जाने ऐसा क्या था कि मैं देखते ही देखते सम्मोहित सी हो गई और थोड़ा आगे की ओर सरक गई। उसने कमर पर से हाथ खींचकर मेरी पीठ पर रख दिया और धीरे धीरे मेरी पीठ को सहलाने लगा। मुझे उसके हाथों के स्पर्श मात्र से ही जो सुख मिल रहा था वैसा सुख जीवन में नहीं मिला था। सभी सुखों से अलग यह सुख था। इस सुख में क्या नहीं था? रंग, रस, मिठास, गंध, स्वाद सभी सुख थे। मुझे यह बात समझते देर न लगी कि अगर बंद रंग जीवन को रंगीन किसी से बनाया जा सकता है तो वह स्त्री पुरुष की बाहों का स्पर्श ही हो सकता है। इतने में ही युवक ने मुझे लिटा दिया। वह मेरे यौन अंगों को बारी बारी से चूमने लगा, फिर उसने मेरी पलकों पर अपने गर्म ओठ रख दिए। युवक आंखें बंद कर हंसने लगा। मैंने आंखें नचाते हुए कहा, पकड़ो जो तो जानू, मुझे ललकार रही हो। युवक यह कहते हुए उठा और पलक झपकते ही पलंग से सोफे पर ले गया। मैं वहाँ से उठकर ज्यों ही पलंग पर जाने के लिए उठी, उसने मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया। लो अब पकड़ लिया ना, मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह सेक्स कला में निपुण था। स्त्री को कैसे पिघला कर मोम बनाया जा सकता है उसको बताने की ज़रूरत नहीं थी। उसने एक एक करके मेरे सारे अंगों को चूम लिया। मेरे तलवों तक को भी उसने चाटा था। मैंने पहली बार ही यह जाना था कि कोई पुरुष किसी स्त्री के तलवों को भी चाटता चूमता है तो वह कितनी उत्तेजित हो उठती है। वह केवल चूमते चाटने में ही निपुण नहीं था, बल्कि जब वह मुझे अपनी बाहों का सहारा देकर मुझसे खेलने लगा तो मैं उसके ओंठ अपने ओंठों में दबाकर चूसने लगी। मैं अपने आप में ही नहीं, मुझे तो उसके ओंठ ऐसे लग रहे थे जैसे मिस्री की डाली हो, उससे भी अधिक स्वादिष्ट और मीठे। अब तक मैंने जो देखा था वो कुछ भी नहीं था, बस आधे अधूरे ही थे। इसी बीच युवक ने अपना सिर मेरे सीने पर रखकर सांस लेने लगा। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गई थी। अब रात की कोई खास नहीं थी। युवक सोफे पर जाकर लेट गया। मैंने सेक्स को जिस रूप, रंग और रस में भोगा था वह अब ऐसा था। हरी तीखी मिर्च तो सभी ने देखी होगी, जिसको दांतों से काटने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं, जीभ में जलन सी होने लगती है, मुंह में पानी आ जाता है और फिर शुरू होता है सी सी करने का सिलसिला। सेक्स मिर्च की तरह होता है, किंतु मन ही मन आत्म विभोर हो रही थी। सुबह मेरी आँख खुली तो वह जा चुका था। मुझे उस युवक पर बड़ा ही गुस्सा आया। वह कितना स्वार्थी था, बिना मिले ही चला गया। खैर उसे तो जाना ही था। वह एक पुरुष जो था। पुरुष किसी से प्यार थोड़ी ही करते हैं। वैसे भी स्त्रियां भी कहाँ किसी से प्यार करती हैं। दामिनी अमित से कहाँ प्यार करती है। वे स्त्री पुरुष के रिश्ते शरीर से शुरू होकर शरीर पर ही ख़त्म हो जाते हैं। उस युवक को अपनी रात सुखद गुजारी और मुझे भी मर्दानी बाहों के स्पर्श का स्वाद चखना था। आनंद लिया, दिया, बात खत्म। मेरा भी मन इन झमेलों में कहाँ पड़ने वाला था। मैंने एक झटके में ही रात के मधुर क्षणों को झटक दिया और बाथरूम की ओर बढ़ गई। दूसरे दिन माहौल में काफ़ी सुधार आ गया था। सड़कों पर फिर से चहल पहल शुरू हो गई थी, लेकिन मैं जाती भी तो कहाँ, स्कूल आज भी बंद था। मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। सफ़ेद रंग की गाड़ी इधर ही चली आ रही थी। मैं समझ गई यह मम्मी की गाड़ी है। इतनी तेज़ गति से गाड़ी वही चलाती हैं। देखते ही देखते मम्मी की गाड़ी मकान गेट के सामने आ गई। मैं खुश हो गई कि मम्मी आ गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।